शांति, शांति तमाशा मत बनाओ, सब देख रहे हैं, चलो अंदर। देख रहे हैं तो देखने दो। आज अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि कैसी बहू है मेरी। और मुझे क्या किसी का डर पड़ा है? क्या मैं किसी के घर में जाकर चीख चिल्ला रही हूँ? मैं अपने दरवाजे पर चीख चिल्ला रही हूँ। अरे इसकी बेशर्मी भी तो दिखे पड़ोसियों को। अरे सास के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई है। अपने आप को पहलवान समझती है ये? मैं नहीं, आप अपने आप को पहलवान समझती हैं, तभी तो ले देकर बस धमकियां देती है। ऐसे कैसे निकल जाए हम इस घर से? मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, इस घर में मेरा पूरा अधिकार है। कोई हलवा है जो आपने कहा निकल जाओ और हम निकल जाए? ज्योति, ज्योति अंदर चलो, अंदर चलकर बैठकर बात करो। देखो सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं अकेली भली हूँ। अरे ऐसे कैसे निकल जाए माँ जी, ऐसे कैसे निकल जाए? जैसे आप ब्याह कर इस घर में आई है ना, वैसे मैं भी ब्याह कर इस घर में आई हूँ। तो आपका जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही अधिकार मेरा भी है। तेरी इतनी औकात हो गई, तू मेरे सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में मुझसे बात करे? आज तक मेरे बेटों ने मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं की, और ना ही मेरे पति ने, जैसे तू कर रही है। माँ जी, आपने अपने बेटे को मर्द कहलाने लायक छोड़ा ही कहाँ है? दिलो दिमाग से तो आपने अपने बेटे को छक्का बनाकर रख दिया है। ना आपके बेटे अपने मन से उठते हैं ना बैठते हैं। यहाँ तक अपनी पत्नियों से भी ना आपके अनुसार ही बात करते हैं वो लोग। अरे बेटों की तो बात छोड़ो, आपने तो अपने खुद के पति को ऐसे दबा कर रखा है जैसे वो आपका पति नहीं कोई नौकर होगा। अब एक शब्द भी नहीं, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। शांति चलो, मैंने कहा अंदर चलो, अंदर बैठकर भी बात कर सकते हो तुम लोग। ज्योति अंदर चलो। ज्योति छोड़ो वीना जी, छोड़ो आप मुझे। आज तो मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगी। ये अपने आप को समझती क्या है? खबरदार, खबरदार बहू, तुम्हें अपना इतिहास बताना ही पड़ेगा आज मुझे। पूछा नहीं तुमने कभी अपने पति से कि मेरा क्या इतिहास है? नहीं पूछा तो सुन, मैं ही आज तुझे बताती हूँ। तेरे जैसे ही नागिन बनकर आई थी मेरी बड़ी बहू, पता है ना उसका क्या हाल किया है मैंने? 5 साल हो गए, उसकी शक्ल तक नहीं देखी है मैंने। ओह अच्छा, तो यही है आपका इतिहास? आपको क्या लगता है कि आपने अपनी बड़ी बहू के साथ जो किया वो आप मेरे साथ भी कर लेंगे? माफ कीजिएगा, मैं आपकी बड़ी बहू की तरह सीधी सादी भोली भाली नहीं हूँ जो आपकी उंगलियों की इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू हूँ जो अपना अधिकार लेना बखूबी जानती हूँ। शांति, मैंने कहा बस करो, अंदर चलो। एकदम चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप। अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। तुम नहीं मानोगी ना ज्योति, तो ठीक है, जाओ मरो, लड़ो भिड़ो, एक दूसरे का मुंह तोड़ दो। मैं तो चला क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। ये अड़ोस पड़ोस के लोग अपनी बाउंड्री से कैसे झांक रहे हैं हम लोगों को। हाँ, जा नालायक, तू तो अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में रख नहीं सकता ना, तो तू ही मुंह छुपाकर अंदर जाएगा। जा भाग यहाँ से। पापा, पापा चलिए, ये दोनों हमारी बात नहीं मानने वाले हैं। चलो बेटा। मैं भी देखती हूँ आप क्या बिगाड़ लेती हैं मेरा। बस तू देखते जा, देखते जा, मैं तेरा क्या क्या बिगाड़ लेती हूँ। अरे तेरा सांस लेना मुश्किल ना किया ना, तो मेरा नाम भी शांति देवी नहीं। आपका नाम ना गलती से शांति देवी हो गया। असल में आपका नाम तो क्रांति देवी होना चाहिए था। बस कर तू, अब एक शब्द नहीं बोलेगी। वैसे भी मुझे आपके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। पिछले 2 सालों से आपकी सारी चीजें बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आपने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। और जया, हेमा, क्या देख रहे हो तुम लोग? तुम्हारे घर में कोई काम वाम नहीं है क्या? यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जैसे ताक-झाक कर रही हो। शांति जी का घर इस समय घर न होकर जैसे जंग का मैदान लग रहा था। आंगन के बीचों बीच एक तरफ शांति जी और दूसरी तरफ उनकी छोटी बहू ज्योति थी, जो आज एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे से चीख चिल्ला कर लड़ रही थी। और अड़ोस पड़ोस के लोग बस उन लोगों की लड़ाई झगड़े का आनंद ले रहे थे। असल में शांति देवी एक बहुत ही तेज तर्राट और आग का गोला थी। शांति देवी जिस दिन से इस घर में ब्याह कराई थी, उस दिन से शांति देवी ने न कभी अपने सास ससुर की बात मानी और ना ही कभी अपने पति की बात मानी। शांति देवी जी के पति गणेश प्रसाद जी बहुत ही सीधे साधे और साधारण इंसान थे। वह शुरू से ही जानते थे कि शांति देवी के सर पर तो जैसे पूरे वक्त गुस्सा सवार रहता है। वह चाहकर भी न अपने पत्नी को कुछ बोल पाते थे और ना ही अपने बहू बेटे को। असल में गणेश प्रसाद जी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, समझदार थे, सामाजिक थे, लेकिन ज्यादा किसी के मुंह लगना उन्हें पसंद नहीं आता था। खासकर वो अपने पत्नी के मुंह तो कभी नहीं लगना चाहते थे। ऐसे सीधे साधे इंसान को ये समाज शून्य आदमी कहता है या फिर पागल कहता है, जो अपने पत्नी को अपने काबू पर न रख पाए। और जिसकी पत्नी शांति देवी जैसी जीती जागती आग का गोला हो, वह समझदार इंसान होकर भी पागल ही हो जाएगा। जैसे तैसे दोनों शांत होकर अपने अपने कमरे में जाते हैं। क्या ज्योति, तुम तो जानती हो ना माँ कैसी है, तुम माँ की बातों को लेकर क्यों बैठ जाती हो?
मैं तुम्हें कितनी बार समझाता हूँ कि तुम माँ के मुंह मत लगा करो। जानती नहीं हो क्या माँ कैसी है? अरे पूरा गांव, पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार वालों को पता है कि माँ कभी किसी की बात नहीं मानती। उनके मन में जो आता है वो करती है। माँ बिल्कुल मुंह फट है, फिर भी तुम जानबूझकर उनसे टकराते रहती हो। विनय, आपको क्या लगता है कि मैं जानबूझकर माँ जी से टकराती हूँ, जानबूझकर माँ जी से लड़ती हूँ? देखा नहीं आपने माँ जी की हरकतें? देखिए विनय, मैं सुमन जीजी की तरह नहीं रहूंगी। सुमन जीजी का जीना दुश्वार करके माँ जी ने उन्हें घर से निकाल दिया। आप ही बताओ ना, क्या गलत किया है मैंने जो माँ जी मुझे बार बार घर से भगाने की धमकी देते रहती है? जानबूझकर बिना मतलब की हर चीज में कमी निकालती है। अब यह बताओ, मुझे खाना बनाना नहीं आता? नहीं बनाती हूँ मैं अच्छा खाना? ज्योति, ऐसी बात नहीं है, तुम खाना सच में बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन क्या करे, माँ की आदत है ना। मैं जानती हूँ विनय, ये माँ जी की आदत है, लेकिन कोई भी इस आदत को 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, यहाँ से 6 महीने बर्दाश्त करेगा। लेकिन मुझे इस घर में आए पूरे 2 साल हो चुके हैं। क्या इन 2 सालों में मैंने एक बार भी अच्छा खाना नहीं बनाया है? कितने भी प्यार से बनाऊं, कितने ही अच्छे पकवान बनाऊं, लेकिन सुबह शाम बस माँ जी के मुंह से 10 गालियां होती है मेरे लिए। अरे चाय तक बना के दो तो कभी दूध कम है, कभी चाय पत्ती ज्यादा है, तो कभी चीनी कम है, तो कभी इलायची नहीं है, तो कभी अदरक नहीं कूटा ढंग से। ये चाय चाय ना होकर मेरे लिए जैसे आफत हो जाती है। विनय, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कितना बर्दाश्त करेगा? और कर ही तो रही हूँ ना मैं 2 सालों से बर्दाश्त, लेकिन आज तक तो मैंने माँ जी से कभी कुछ नहीं कहा। मुझे लाख गालियां देते रही, मेरे मायके वालों को लाख गालियां देते रही, लेकिन मैंने आज तक कभी उफ भी नहीं कहा। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि माँ जी को ना मेरे चेहरे से ही तकलीफ है, मेरे नाम से ही तकलीफ है, क्योंकि मैं माँ जी की पसंद ना होकर आपकी पसंद हूँ, आपके पापा की पसंद हूँ। मैं मानती हूँ मैं आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि माँ जी पुराने ख्यालों वाली हैं, लेकिन बड़ी भाभी, वह भी तो सबके पसंद की थी ना। माँ जी की पसंद थी, वह तो बिल्कुल माँ जी के हिसाब से चलती थी। लेकिन माँ जी ने अपने बड़े बेटे बहू के साथ क्या किया? उन्हें घर से निकाल दिया, और आज पूरे 5 साल हो गए, आज तक भाभी और भैया की कदम तक हमारे इस दरवाजे पर नहीं पड़े हैं। कितने तीज त्योहार गए, कितने पूजा पाठ गई, लेकिन माँ जी कभी उन्हें इस घर में बुलाना ही नहीं चाहती। आपको मालूम है, भाभी हर पल रोती है, हर पल घुटती है, कहती है मैं क्या क्या अरमान लेकर इस घर में आई थी, इस घर को स्वर्ग बनाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता, वो भी बिना गलती के। आप मुझे बताइए विनय, क्या सच में माँ ऐसी होती है? क्या सगी माँ ऐसी होती है? देखो ज्योति, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक पापा कुछ नहीं बोल पाए माँ से, तो माँ के आगे फिर मेरी क्या चलेगी। और यदि तुम्हें माँ से इतनी तकलीफ है ना, तो ठीक है, चलो भैया भाभी की तरह हम भी बाहर कहीं किराए का कमरा लेकर रह लेते हैं, क्योंकि ये रोज रोज का कलेश ना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विनय, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हम क्यों अपना घर छोड़कर जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, ये घर हमारा भी है। हम क्यों अपना घर छोड़कर जाएंगे? और आखिर कब तक माँ जी के डर से हम सब भागते फिरते रहेंगे? जैसे विनय के लिए अपनी माँ को समझाना मुश्किल था, उसी तरह अपनी पत्नी ज्योति को भी समझाना मुश्किल था। आखिरकार विनय चुप होकर वहाँ से चला गया। वैसे ज्योति गलत भी क्या कह रही थी, सारी गलती तो शांति देवी की ही थी, क्योंकि शांति देवी जी के अंदर औरतों वाले जरा भी लक्षण नहीं थे। घर के मर्दों के रहते हुए भी वह खुद को घर का मर्द समझती थी। घर के सारे फैसले वह खुद लेती थी। अगर गणेश जी कोई बात कहते तो वह उन्हें डांट डपट के चिल्ला झटकाकर चुप कर देती थी। जो औरत अपने पति की नहीं सुनती, भला वह अपने बेटे बहू की क्या सुनती? इसीलिए गणेश प्रसाद जी ने तंग आकर घर के मामलों में बोलना ही बंद कर दिया था। गणेश प्रसाद जी के नहीं बोलने से शांति जी को और सह मिल गई थी, और अब वह यही राज अपनी छोटी बहू पर भी चलाना चाहती थी। जब बड़ी बहू सुमन इस घर में आई थी तो शांति देवी ने उनका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। शांति देवी अपनी बड़ी बहू के साथ ऐसे ही बहुत गंदा और भद्दा व्यवहार करती थी, हर चीज पर नजर रखती थी, हर बात में रोक टोक करती थी, हर बात में 100 ताने 100 गालियां, यहाँ तक सुमन के माँ बाप तक पहुँच जाती थी, और बात बात पर उसे घर से निकालने की धमकी देती थी। इन सब से तंग आकर शांति जी के बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह अपनी गृहस्थी बसा ली थी। लेकिन शांति देवी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वो 2 टके की ज्योति, उसकी इतनी औकात है कि वो मेरे सामने चीखी की चिल्लाएगी, मुझे धमकी देगी। वो अरे उसके बाप का घर है, जो मेरा घर करती है वो, और वो मेरा नालायक बेटा, उसकी पत्नी मुझे इतना सुनाया जा रही थी और वो खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। अरे ऐसे बेटे को तो एक फुटी कौड़ी ना दूंगी मैं अपनी दौलत से। अरे अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में बांट दूंगी, लेकिन ऐसे बेटे बहू को फुटी कौड़ी भी ना दूंगी। बस करो शांति, अब हो गई ना बात, खत्म करो। अरे कैसे पति हो तुम? वो 2 टके की कल की आई, वो तुम्हारी पत्नी को इतना सुनाया जा रही थी और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे थे। शांति, तुम भी कहाँ चुप थी? तुम भी तो लगातार बोले जा रही थी ना। ओहो, लो कर लो बात। तुम्हें मेरा बोलना दिख गया
और उस कल की आई छोकरी का बोलना नहीं दिखा? अरे वो कितना सुना रही थी मुझे। शांति, बात यही खत्म करो। चलो खाना पीना खाओ और आराम करो, तुम्हारे दवाई लेने का समय हो गया है। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं। उस डायन के हाथ का बना खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे मरते मर जाऊंगी लेकिन नहीं खाऊंगी। हे भगवान, तुम्हें जैसा लगता है तुम करो। विनय, तेरी माँ ने खाना नहीं खाया है बेटा, और ना ही उसने आज अपनी बीबी की दवाई खाई है। हाँ पापा, ये रोज रोज के कलेश की वजह से तो आजकल मुझे घर में रहने का मन ही नहीं करता। अब माँ 3-4 दिनों तक खाना नहीं खाएगी और अपनी तबीयत खराब कर लेगी, और इन 3-4 दिनों में घर का माहौल बिल्कुल मातम की तरह होगा। हाँ बेटा, बहुत जिद्दी है तेरी माँ। ज्योति, माँ को खाने के लिए पूछ लो तुम। मैंने पूछा था माँ जी से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ज्योति प्लीज एक बार थाली लेकर जाओ। हो सकता है अब माँ खाना खा लेंगी, क्योंकि खाना नहीं खाएंगी तो दवाई नहीं खा पाएंगी, और फिर उनकी बीपी का तो मालूम ही है ना तुम्हें, बेकार में उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेती हूँ। समझती क्या है अपने आप को कि इसकी दादागिरी चलेगी इस घर में? अरे ये मेरा घर है। माँ जी खाना खा लीजिए। खाना? वो भी तेरे हाथ से? समझती क्या है तू अपने आप को? अरे तेरे हाथ से तो मैं अमृत भी ना खाऊं। ये क्या किया माँ जी आपने? खाने की थाली उठाकर फेंक दी। अरे आपको मुझसे दुश्मनी है, मुझसे लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आपने अनाज का अपमान कर दिया। क्या आप इतनी बड़ी हो गई हैं? आप ईश्वर से भी बड़ी समझती हैं अपने आप को, जो इस तरह अनाज का अपमान कर रही हैं। मैंने कहा ना, मरते मर जाऊं, लेकिन तेरे हाथ से तो कभी अमृत भी ना पीऊं मैं। नहीं खाना है तो आराम से मरिए। मुझे भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो आकर आपके आगे पीछे घूमूंगी मैं। मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन लगता है आप घर में शांति चाहती ही नहीं। शांति, ये क्या किया तुमने? अरे अनाज की थाली उठाकर फेंक दी। हाँ फेंक दी, क्योंकि इसके हाथ से नहीं खाना है मुझे। मरते मर जाऊंगी, लेकिन इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी। पानी की बात छोड़ो, मैं तो अमृत भी ना पीऊं इसके हाथ से। सुन लिया आपने? देख लिया ना? अब मुझसे जिद मत कीजिएगा कि मैं जाकर आपकी माँ को खाना पूछ लूं। अरे मैंने तो अपने फर्ज निभाए, लेकिन आपकी माँ घर में शांति चाहती ही नहीं। माँ जी छोड़ दो ना माँ, खाना खा लो। निकम्मा नालायक, तू भी अपने बड़े भाई की तरह अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया है। तू मुझे समझा रहा है? अरे 2 हाथ अपनी बीवी को लगा और अकल ठिकाने कर उसके। शांति, ये कैसी बात कर रही हो तुम? देखो मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। तुम लोग सब चले जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो, मरने दो मुझे मरने दो अपने हाल पर। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तेरी माँ बहुत जिद्दी है बेटा, पिछले 40 साल से ये सब झेल रहा हूँ मैं। ठीक है पापा, फिर कुछ दिन शांति रहिए, देखते हैं माँ क्या करती है। शांति जी की जिद और गुस्से को देखते हुए उनकी बहू ज्योति ने उनसे खाना पीना पूछना बंद कर दिया था। जब शांति जी की बहू ने 2 दिन तक उन्हें खाना पानी नहीं पूछा, तो शांति जी ने एक नया ही नाटक लगा दिया घर में। अब तो शांति जी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया था। शांति जी का कहना था, अगर उनकी बहू इस घर में रहेगी तो शांति जी इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। शांति खाना खा लो ना शांति, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शांति गुस्सा थूक दो शांति चलो ना, मेरे खातिर चलो, खाना खा लो। पापा जी, मैंने आपकी थाली परोस दी है, चलकर खाना खा लीजिए आप। बहू, थाली ढक कर रख दो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है पापा जी। अकड़ देखा तुमने इसकी? ये मुझे दिखा रही है अकड़। इसकी अकड़ सीधी ना कर दी ना तो मेरा नाम भी शांति देवी नहीं। शांति, कैसी बात कर रही हो तुम? बहू की क्या गलती है? क्या कहा बहू ने? बहू ने तो अभी तुमसे कुछ नहीं कहा ना। यही तो तुमको दिखाई नहीं देता कि बहू ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे उसने बिना कहे ही कितना कुछ कह दिया उसने मुझे। अपमान किया उसने मेरा। अरे मैं लाख गुस्सा भी करती तो उसका फर्ज था वो आकर मुझसे अभी भी खाना पूछती। अरे बस करो शांति, बस करो ना। तुमने मना किया था इसलिए बहू ने तुमसे नहीं पूछा, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। चलो चलो शांति, चलकर खाना खा लेते हैं। माँ चलिए ना माँ खाना खा लीजिए चलकर। ये आया है लल्लू, अपनी बीवी के पल्लू पे बंधने वाला। नहीं खाऊंगी मैं खाना। और सुन अब मेरा फैसला, अगर तेरी बीवी इस घर में रहेगी ना तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अरे ऐसे कैसे आप दुनिया को अलविदा कह देंगी? विनय तू जानता है मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। मैंने अगर गुस्से में कोई चीज ठान ली ना तो फिर मैं वो करके ही रहती हूँ। सुन लिया ना आपने? अगर बहू इस घर में रहेगी तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, फांसी टंगा लूंगी, मैं अपने आप को जहर पी लूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम आराम करो। ज्योति सुना तुमने माँ ने क्या कहा? हाँ मैंने सब सुना। माँ जी की तो हमेशा ऐसे ही नखरे होते हैं। बहू मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि यह मामला बहुत बिगड़ते जा रहा है। क्या मैं मायके जाऊँ? ज्योति प्लीज समझने की कोशिश करो, माँ बहुत जिद्दी है। हम सब माँ से तंग आ चुके हैं, इसलिए पापा कह रहे हैं जैसा वैसा कर लो तुम। अपने पति और ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब
शांति देवी से ज्यादा गुस्सा तो उनकी बहू ज्योति का फूट पड़ा था। क्या कहा आप लोगों ने कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, मैं अपने मायके चली जाऊं? अरे कैसे मर्द हैं आप लोग! छी, शर्म आती है मुझे कि मैं एक ऐसे घर में बहू बनकर आई हूँ जहाँ मर्दों की कोई औकात नहीं है, मर्दों की अपनी कोई शान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अरे क्या बोलेंगे मेरे मायके वाले कि आप दो मर्दों के रहते हुए उनकी बहू को घर से निकाल दिया गया और दोनों घर के मर्द खड़े होकर चुपचाप देखते रहे तमाशा, वो भी बिना किसी गलती के। सुनो जी, मैं कहती हूँ कि कल की कल ही वकील को बुलाओ। क्यों शांति, क्यों वकील को बुलाए हम? वो इसीलिए पतिदेव जी क्योंकि मैं अपनी सारी धन दौलत ना अब अनाथालय को दान करना चाहती हूँ। बड़े बेटे बहू तो निकम्मे निकले और दूसरा भी नालायक निकला जो अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा बैठा है। इसीलिए अभी के अभी तुम वकील को फोन करो और बोलो कि वो कल घर आ जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर बुलाओ वकील को। वकील ने ऐसी कौन सी वकालत पढ़ी है जो आपसे आपकी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान करवा सकती है? शायद आप भूल गई हैं कि इस घर में जितना अधिकार आपका है ना, उतना ही हक मेरा भी है। जिस तरह आप ब्याह कर इस घर में आई है ना, उसी तरह मैं भी ब्याह कर इस घर में आई हूँ। तो आप अकेली होती कौन है जो इस सारी प्रॉपर्टी को अनाथालय में दान करेंगी? अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई इस घर की सारी धन दौलत आपने अपने मायके से लेकर नहीं आई है, या फिर यहाँ की सारी प्रॉपर्टी कोई आपकी मेहनत की कमाई से नहीं बनी है जो आप इसे उठाकर अनाथालय में दान कर देंगी। ये एक खानदानी प्रॉपर्टी है जिसमें बहू बेटे सबका बराबर का हिस्सा है। अगर आप चाहो तो आप अपना हिस्सा ले लो, हम भी अपना हिस्सा ले लेंगे। ऐसे कैसे आप अनाथालय में दान कर देंगी? करके तो दिखाओ आप अनाथालय में दान। मुझसे जबान लड़ाती है, मुझे वकालत सिखाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे मायके तक पहुंच गई? हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई, क्यों नहीं जाऊंगी आपके मायके तक? जब आप बात बात पर मेरे मायके वालों पर जा सकती हो तो मैं आपके मायके वाले पर क्यों नहीं जा सकती? अरे गलत क्या बोला मैंने? कोई अपने मायके से तो प्रॉपर्टी लेकर नहीं आई है ना। आप भी घर में बहू बनकर आई हैं और मैं भी घर में बहू बनकर आई हूँ। हिस्सा तो बराबर का लगेगा। बुलाओ वकील को, देखती हूँ मैं भी। वाह, आप यहाँ खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे हो? सब नहीं आ रही है आपको? ये कल की आई लड़की इतना जबान चला रही है और तुम शांत हो? अरे इस घर के मर्द हो, इस घर के बड़े हो, या फिर सच में बहू के कहे हिसाब छक्के ही हो तुम? सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। मैं इस घर का मर्द होकर तुम लोगों को इतनी छूट देकर रखा था कि तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वो करती गई। हमेशा से अपने मन का करके तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। एक बेटा बहू तो घर छोड़कर चले गए और दूसरे को भी घर से निकालना चाहती हो तुम। अरे इससे तो अच्छा था कि तुम बांझ ही रहती। क्यों बच्चे पैदा किया तुमने? जब तुम्हारे अपने ही बेटे बहू तुम्हारे लिए दुश्मन बन गए हैं तो पैदा होते ही मार दिया होता तुमने अपने बेटे को। लगता है इस डायन ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है जो तुम मुझ पर इतना गरज रहे हो। शट अप! अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम, सिर्फ अब तुम सुनोगी और जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करोगी। और रही बात इस घर की, तो तुम होती कौन हो? मेरी प्रॉपर्टी को अनाथालय में दान करवाने वाली। तुम्हारे बाप ने ये प्रॉपर्टी मुझे दहेज में नहीं दिया था। ये मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है और मेरी मर्जी, मैं क्या करूँगा अपने प्रॉपर्टी का। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए तो बताओ, दे देता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा। पति का ऐसा रूप देखकर शांति जी एकदम चुप रह गई, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार था जब मुंह पर बड़ा बेइज्जती का तमाचा पड़ा था उन्हें। शांति जी का चेहरा लटक गया, उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। वह चुपचाप गर्दन झुकाए वहीं खड़ी रह गई। ये मेरा घर है, तुम्हें हम सबके साथ रहना है तो ठीक से रहो, वरना अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से चलती बनो। और तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, तो बताओ, बुढ़ापे में मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ज्योति बेटा, तुम अभी के अभी बड़ी बहू को फोन करो और कहो कि वो अपना सारा सामान बांध कर अपने घर में वापस आ जाए। ठीक है पापा जी, मैं अभी सुमन दीदी को फोन करती हूँ। सच में पापा, सच बोल रहे हो आप? बड़े भैया और भाभी अभी इस घर में वापस आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये उनका घर है, उनका भी अधिकार है इस घर में। और तुम्हारी माँ होती कौन है मेरे बेटे बहू को घर से निकालने वाली? अगर मेरी मर्जी चले तो मैं अभी के अभी तुम्हारी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकता हूँ और तलाक के पेपर इनके मुंह पर मार सकता हूँ। गुड जॉब पापा, गुड जॉब। काश पहले आपने कभी इतनी हिम्मत दिखाई होती तो हमारे घर में जो 5-6 सालों से तमाशा चल रहा है, यह तमाशा कभी न हुआ होता और आज हमारा पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे होता। बेटा, जब जागो तभी सवेरा। जो गलती मुझसे 40 साल पहले हुई है ना, उस गलती को अब मैं सुधारूंगा और अपने पूरे परिवार को एक साथ खुशहाली से इसी घर में रखूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे तुम्हारी माँ को तलाक भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। हम आप दोनों को एक साथ ही देखना चाहते हैं और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि माँ फिर से ऐसा कुछ करेंगी। हाँ, लगता तो मुझे भी है। ये विनय के पापा को अचानक क्या हो गया? मैंने जिंदगी में पहली बार इनका इतना गुस्सा देखा है।
ये तो आज बिल्कुल आसमान की तरह फट पड़े। अगर इन्होंने सच में मुझे तलाक दे दिया तो इस बुढ़ापे में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? क्या सोचेंगे मेरे मायके वाले कि बुढ़ापे में मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया? और मैं मायके में जाकर करूंगी भी क्या? वहाँ मेरी कौन सी चलने वाली है? माँ बाप तो है नहीं मायके में, एक भैया भाभी हैं और भाभी भी इतनी डायन है कि वह तो झूठे हाथ से मक्खी नहीं मारती। फिर वो क्या मुझे चैन से रहने देगी मेरे मायके में? 2 दिन के लिए जाओ तो भी तो जीना हराम कर देती है वो। नहीं नहीं, मैं अपनी अच्छी खासी इज्जत खराब नहीं करूंगी मायके जाकर। अरे मेरे मायके में, मेरे गांव में, मेरे रिश्तेदारों में मेरा इतना टसन चलाया है, लोग कैसी बातें करेंगे मेरे बारे में कि बुढ़ापे में मुझे मेरे पति ने तलाक दे दिया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों के सामने अपना सिर झुकाऊं, दूसरों के सामने शर्मिंदा हूँ। मैं अपने घर वालों के सामने अपनी गलती मानकर अपनी आदतों को, अपनी हरकतों को सुधार लेती हूँ। वैसे मेरी बहुएं इतनी बुरी भी नहीं है, पर मेरी सारी बात मानती हैं। मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे माफ करके मुझे फिर से पहले वाला सम्मान देंगे। बाबूजी, बाबूजी, विनय, विनय, आइए देखिए, भैया भाभी आ गए। अरे मेरा लाल आ गया, मेरा बड़ा बेटा आ गया। मैं जल्दी से चलकर उसे माफी मांग लेती हूँ। भाभी, भैया, इतने सालों बाद आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ देवर जी, मैं भी अपने इस घर के आंगन को देखने को तरस गई थी। हम लोग यहाँ तक आ तो गए हैं बाबूजी, लेकिन जब तक माँ जी अपनी स्वीकृति नहीं देगी तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, तुझे घर से निकालने की धमकी दी। सारी मेरी ही गलती है। तुमने तो मुझे माँ समझा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझी। माफ कर दो बहू, और मुझे माफ करके इस घर को एक बार फिर से अपना लो और हमारे इस घर को फिर से स्वर्ग बना दो बहू। इस तरह शांति जी ने अपनी बहू से माफी मांग लिया। अब पूरा परिवार इकट्ठा तो हुआ और इस घर से हिटलर राज भी खत्म हो गया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।